हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बात करने वाले हैं और ये क्लास नंबर हम लोगों की जो है वो क्लास नंबर 2 है। अभी तक हम लोगों ने व्यवसाय में, अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, हम लोगों ने व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, ये सभी बातें जो हैं इन सभी बातों के MCQ जो टाइप हैं वो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को कराए हुए थे, ठीक है। और कुछ बातें भी मैंने बताई हुई थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को अब मैं आप लोगों को पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे। फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा और जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, जो मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, उनको मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो अब से मैं आप लोगों को सबसे पहले उनके बारे में बताऊंगा, चीज़ के बारे में, जो मतलब टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, जो टॉपिक के MCQ हैं उनके बारे में पहले बताएंगे। फिर उसके बाद हम लोग उनके MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग उपयोगिता को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, और बात करते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। तो ये जो टॉपिक है ये इसी के अंदर का टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले सीमांत उपयोगिता वर्ड से पहले हमें उपयोगिता को जानना अति आवश्यक है। उपयोगिता के बारे में कौन कौन से जो सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण हैं, उनके बारे में जानना भी आवश्यक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को यही बातें बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करती हैं। बात आती है यहाँ पर उपयोगिता शब्द की। अगर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को पढ़ाने का, एक एक टॉपिक, मतलब कि बीकॉम में सभी सेमेस्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे हम लोग ई-कॉमर्स की बात करें, ई-कॉमर्स भी आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है क्लास। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पहले सोचते हैं कि हम लोग पहले इकोनॉमिक्स को, पूरा पोर्शन को कवर करेंगे। मतलब आधे से ज़्यादा को जब कवर हो जाएगा तब हम ई-कॉमर्स पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उपयोगिता शब्द का अर्थ समझेंगे। उपयोगिता शब्द का अर्थ लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो उपयोगिता का मतलब होता है यहाँ पर कि जो वस्तुएं हम प्रयोग करते हैं तो उनसे हमें कितनी संतुष्टि मिलती है, उसी संतुष्टि को हम लोग उपयोगिता नाम कह सकते हैं। उपयोगिता का मतलब कि उसी को हम लोग उपयोगिता कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि से है। मतलब कि उपयोगिता शब्द का अभिप्राय किसी पदार्थ, मतलब किसी भी पदार्थ का उपभोग करने से, उसका कंजम्पशन करने से मिलने वाली जो संतुष्टि है, जब हम किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है, भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि ही क्यों ना हो, फिर भी वस्तु में उपयोगिता का गुण रहता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उपयोगिता जो शब्द है, किसी पदार्थ में उपयोग से मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, उसे इन्होंने उपयोगिता कहा है। जैसे आप लोग कहते हैं कि घी का हम लोग उपयोग करते हैं, तो घी का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो एक दुर्बल व्यक्ति के लिए, एक कमज़ोर व्यक्ति के लिए, एक कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति के लिए घी जो है वो लाभदायक है। घी क्या है? वो लाभदायक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक मोटे व्यक्ति के लिए, तो यही घी क्या है? उसके लिए हानिकारक है। तो दोनों उपयोगिता जो वर्ड है, ये दोनों मतलब कि दोनों अलग अलग सेंटेंस में बदल जाता है। व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से उपयोगिता को समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति होती है तो उसे हम लोग उपयोगिता कहते हैं। भले ही उस वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता को हानि होती हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट में, बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो उपभोक्ता के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग धूम्रपान करते हैं, ठीक है, हम लोग जो तंबाकू का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से व्यक्ति उनका यूज करते हैं
तो क्योंकि उन्हें उससे संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसमें भी उपयोगिता है। चले भले ही यहाँ पर हानि हो, उससे उपभोक्ता को भले ही हानि हो, लेकिन फिर भी उसका वो सेवन करता है। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है उपयोगिता के बारे में। और आप लोगों को जो बताना है वो MCQ टाइप में क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग इनको समझ लेंगे तो आप लोग MCQ आराम से कर जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। अब कुछ बातें क्या, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है कि उपयोगिता जो है वो सापेक्षिक मतलब कि रिलेटिव होती है। उपयोगिता जो है वो रिलेटिव होती है, सापेक्षिक होती है। अब रिलेटिव की बात हम लोग करते हैं तो रिलेटिव का मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव की, तो यहाँ पर बात करते हैं कि रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्षिक को हम लोग समझ लेते हैं। सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, तो एक एक बात आप लोगों की यहाँ पर तक क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि यह है, अगर हम लोग साफ बात करते हैं कि उपयोगिता की बात करते हैं और रिलेटिव की बात करते हैं, तो यह है स्थान, यह है स्थान समय व शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती है, बदलती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। मतलब कि यह जो सापेक्षिक वर्ड है, जो यह स्थान समय व शक्ति के साथ साथ अपना स्वरूप बदलती रहती है। शराबी के लिए जो शराब है वो उपयोगी है। शराबी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, शराब जो है, शराबी के लिए शराब जो है उपयोगी है और शराब ना पीने वाले के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये है रिलेटिव वर्ड। मतलब कि एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए अगर उपयोगी है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो गैर उपयोगी भी हो सकती है। जैसे घी की बात की है तो घी कमजोर व्यक्ति के लिए तो उपयोगी है, लेकिन जो हष्टपुष्ट व्यक्ति है, जो मोटा व्यक्ति है, उसके लिए ये जो है घी लाभदायक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव वर्ड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब एक के लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए वही वस्तु खराब है। बात आती है नेक्स्ट में कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करती है। तो याद रखिए कि उपयोगिता जो शब्द है, अगर बात आती है उपयोगिता जो शब्द है वो आवश्यकता से बना है। आवश्यकता को समझ सकते हैं कि उपयोगिता को हम लोग आवश्यकता से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो उपयोगिता को हम लोग आवश्यकता से रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी तब तक उसको वो उपयोगिता पहचान ही नहीं सकेगा। तो इसीलिए यहाँ पर उपयोगिता को समझ में आ गया होगा। उपयोगिता के बाद आती हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो इनकी विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार MCQ में इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको भी आप लोगों को याद रखना है कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो पहला जो शब्द है उपयोगिता एक
सापेक्षिक शब्द है, तो इस बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि सापेक्षिक का मतलब एक के लिए अगर वो वस्तु सही है तो दूसरे के लिए वो वस्तु हो सकता है सही ना हो। बात आती है दूसरे वर्ड में कि उपयोगिता का अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में कि उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता कैसी होती है, तो यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि उपयोगिता 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 एक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे महसूस किया जाता है, जिसे महसूस किया जाता है, जिसे महसूस किया जाता है। उपयोगिता का कोई भौतिक आकार प्रकार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए कि उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, मतलब कि उपयोगिता जो है वो एक कैसा शब्द है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस बात को याद रखिएगा, कैसा तथ्य है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। कुछ बातें जो हैं उनको भी मुझे जो महत्वपूर्ण हैं उनको भी बताना होता है। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं कि उपयोगिता जो है, उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता जो है वो आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे प्यास के समय पानी की उपयोगिता सबसे अधिक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि प्यास के समय, अगर हम लोगों को प्यास लगी है, प्यास के समय पानी की उपयोगिता प्यास के समय पानी की उपयोगिता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। परंतु प्यास मिट जाने के बाद, ठीक है, परंतु प्यास मिट जाने के बाद, प्यास मिट जाने के बाद उपयोगिता नहीं रह जाती है। पानी की उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो पानी की उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्यास के समय पानी की उपयोगिता सबसे अधिक होती है और प्यास मिट जाने के बाद पानी की उपयोगिता नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो उपयोगिता जो शब्द है उसकी तीव्रता के बारे में कहा गया है कि जितनी आवश्यकता में तीव्रता होगी उसी हिसाब से उपयोगिता भी निर्भर करती है। तो उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि उपयोगिता का जो संबंध है वो फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता है। मतलब कि उपयोगिता का संबंध फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता है। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि करे, परंतु वह उसके लिए लाभदायक ना हो।
उदाहरण के लिए शराब के लिए एक शराबी की आवश्यकता को तो तृप्त करती है, परंतु वह उसके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाती है। जैसे मतलब शराबी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो शराब जो है शराबी के लिए लाभदायक नहीं है, ना ही फलदायक है, लेकिन फिर भी वो है उसका सेवन करता है और अपनी जो है संतुष्टि को तृप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोगिता जो संबंध है वो फलदायकता या लाभदायकता से नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? अगर बताइए तो लिख भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लोगों को एक एक बात समझाएंगे। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में, और तीसरे लास्ट पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? जब उपयोगिता ज़्यादा होगी तो क्रय करने तो मार्केट में जाएंगे, वस्तु को क्रय करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि उपभोक्ता को जब किसी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इस पॉइंट की कि उपभोक्ता को जब किसी वस्तु से जब किसी वस्तु से उपयोगिता मिलती है, उपयोगिता मिलती है, तभी वह उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रोत्साहित होता है। कैसा होता है? प्रोत्साहित होता है और फिर वो जाएगा मार्केट में परचेज करने। प्रोत्साहित होता है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट लिख दिया और बस बता दिया। उपयोगिता जो है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। उपयोगिता जो है वो त्याग के बिना असंभव है। तो यहाँ पर क्या बात है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से जब तक उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती है तब तक कि उनको प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो समझाने की भी बात करेंगे। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर, जो हमें जैसे जल है, जो मृदा है, और प्रकृति के बारे में हम लोग जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनको अगर हम लोग छोड़ देते हैं, जो अन्य सभी वस्तुओं से जब तक कि हमें उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक उनको प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग ना करे। ठीक है, उपभोक्ता त्याग ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं जिससे एक एक बात समझ में आएगी। प्रकृति अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं कि प्रकृति द्वारा जो है प्रदत्त वस्तुएं हैं, प्रदत्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं से अन्य सभी वस्तुओं से तब तक उपयोगिता
प्राप्त नहीं हो सकती, प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि उनको प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग ना करे, उपभोक्ता त्याग ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है मैंने लिखे हुए हैं, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की एक एक बात कोशिश की है। और रिलेटिव वर्ड इसलिए नहीं समझाया क्योंकि मैंने ऊपर आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट में उपयोगिता का मापन। देखो यहाँ पर आप लोगों को कैसे याद रखना है MCQ टाइप में। तो यहाँ पर जैसे मान लो पूछा जाता है कि उपयोगिता कैसा शब्द है, तो 4 मतलब ऑप्शन दे दिए आप लोगों को। जैसे आप लोगों से इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि उपयोगिता कैसा शब्द है, उपयोगिता कैसा शब्द है। और ऑप्शन दे दिए आप लोगों को। इस प्रकार से ऑप्शन भी दे सकते हैं ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में। ए ऑप्शन में दे दिया व्यवहारिक शब्द है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दे दिया आप लोगों को सापेक्षिक शब्द है, सापेक्षिक शब्द है। सी ऑप्शन में दे दिया आप लोगों को अलग, मतलब कि दोनों ऑप्शन दे दिए, मतलब ए और बी दोनों। या फिर डी ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताना है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सब उपयोगिता कैसा शब्द है, सापेक्षिक शब्द है। तो इनको इस प्रकार से याद रखना है। उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, आकार प्रकार की बात हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। किस प्रकार का शब्द है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से नहीं होता है। ठीक है, उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति बढ़ाती है घटाती है, तो आप कहेंगे कि उपयोगिता क्रय की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है, उपयोगिता जो है वो त्याग के बिना असंभव है। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में, और लिखा हुआ है कि उपयोगिता का मापन और उपयोगिता के मापन में कितनी विचारधाराएं हैं। तो इनको याद रखिए कि उपयोगिता के मापन में कितनी विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि कितनी विचारधाराएं हैं, 2 विचारधाराएं हैं। अब वो 2 विचारधाराएं किनकी हैं, तो याद रखिए दोनों पहले विचारधाराओं के नाम याद रखिए। दोनों विचारधाराओं के नाम याद रखिए। पहली दृष्टिकोण कौन सा है, गणनावाचक दृष्टिकोण। अब गणनावाचक दृष्टिकोण में किसने कहा है, तो ये जो है मार्शल साहब का मत है। मार्शल साहब, इनको याद रखना है। सिर्फ एक विद्वान का नाम इसमें याद रखना है गणनावाचक दृष्टिकोण का, कि किसने दिया है, ये मार्शल साहब ने दिया है, मार्शल का मत है। और दूसरा जो मत है वो उस किसका मत है और क्या मत है, तो दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये इसमें 3 लोगों को नाम याद रखने हैं। पेरेंटो, हिक्स का नाम याद रखना है और एलन साहब का याद रखना है। तो ये 3 विद्वानों के नाम आप लोगों को क्रमवाचक दृष्टिकोण में याद रखने हैं। और गणनावाचक दृष्टिकोण में याद रखना है मार्शल साहब का मत है। ठीक है, अब बात आती है, इनको हम लोग समझते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण क्या है। तो इन्होंने कहा है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि उपयोगिता का कोई आकार प्रकार तो है नहीं। तो इसीलिए इन्होंने उपयोगिता को मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसे महसूस किया जाता है। इसका कोई मूर्त आकार प्रकार नहीं है जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं। ये बात किसने कही है, मार्शल साहब ने कही है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और कोई इसका मूर्त स्वरूप नहीं है, आकार प्रकार नहीं है जिसे हम देख या छू सकें। इसको मापने का कोई यंत्र नहीं है,
यंत्र या पैमाना नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि उपयोगिता के मापने का दृष्टिकोण इन्होंने जो दिया है वो इन्होंने संख्याओं के आधार पर दिया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि ये संख्याएं बताती हैं कि 5 से संख्या 1 तक में 5 गुना बड़ी है। तो इन्होंने क्या कहा है, इसको हम लोग एक लाइन में समझ लेते हैं कि ये इन्होंने पूरा सारांश में क्या कहा है। तो किसी वस्तु की इकाई अगर यहाँ पर लिखती है, किसी वस्तु किसी वस्तु की इकाई, किसी वस्तु की इकाई के उपभोग, इकाई के उपभोग, किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए उस वस्तु की इकाई के लिए जितनी कीमत देने की तत्परता रहती है, वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप है। उपयोगिता की मौद्रिक माप है। ठीक है, अब आप लोगों को ये बात हो सकता है समझ में आई भी हो और ना भी आई हो। तो यहाँ पर एक बात कही है, जैसे मान लो कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ये 2 वस्तुएं हैं, ठीक है, ये 2 वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर अगर हमें दोनों की आवश्यकता, मान लो कि ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, ठीक है। अब इन दोनों वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, लेकिन इसमें से हम एक का चयन कर सकते हैं। तो उपयोगिता, अब अगर हम लोगों ने मान लो इसका जो मूल्य है वो है 4 रुपये, इसका जो मूल्य है वो है 4 रुपये और इसका जो मूल्य है वो है 5 रुपये, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने इसका चयन किया है, अब हम इसको अंदाज लगाएं कि ये इसका कितना रेट है, मतलब इसकी उपयोगिता कितनी है, क्योंकि ये वस्तु वैसे तो हमें आवश्यकता दोनों वस्तुओं की थी, लेकिन हमने इसको त्याग किया है, हमने इसका सेवन नहीं किया है, हमने बी को चुना है। तो बी को चुना है तो हमने इसके लिए उपयोगिता कितनी है, जितने रुपए हमने खर्च किए हैं वही इसकी उपयोगिता है। तो 5 रुपये अगर हमने खर्च किए हैं तो 5 रुपये इसकी उपयोगिता हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि किसी वस्तु की इकाई के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उस वस्तु की इकाई के लिए जितनी कीमत देने की तत्परता रहती है वही उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की मौद्रिक माप है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है और जो मैंने बताई हुई है एग्जाम्पल से, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसके बारे में हम लोगों को गणनावाचक दृष्टिकोण को और अच्छी तरीके से समझने के लिए 1 लाइन 2 लाइन और लिखनी पड़ेंगी। तो इनको मैंने और नीचे लिख दिया है। बात आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोफेसर मार्शल के कथन से
कथन से स्पष्ट है, प्रोफेसर मार्शल के कथन से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि व्यक्ति जिस वस्तु के उपयोग के लिए जिस वस्तु के उपयोग के लिए जितनी अधिक मुद्रा देने की तत्परता रखता है, उसे उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलेगी। तो यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ने, तो आपको पता है कि गणनावाचक दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन है, अगर बात करते हैं ये किसका मत है, तो प्रोफेसर मार्शल का है। तो प्रोफेसर मार्शल ने ये बात कही है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु के उपयोग के लिए जितनी अधिक मुद्रा देने की तत्परता रखता है, उसे उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ए एक वस्तु है, ए की वैल्यू कितने है, 4 रुपये है, और बी की वैल्यू है 5 रुपये। तो उसने बी का अगर हम लोगों ने चयन किया है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता 5 रुपये अगर हमने खर्च की है, तो 5 उसकी उपयोगिता हो जाएगी। उसकी 5 उपयोगिता क्या हो जाएगी? उसकी 5 उपयोगिता हो जाएगी। इस प्रकार से अब बात आती है कि गणनावाचक जो दृष्टिकोण है, गणनावाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता को निम्न 2 प्रकार से मापा जाता है। यहाँ पर इनको भी हम लोगों को याद रखना है। गणनावाचक, बात आती है नेक्स्ट पॉइंट में कि गणनावाचक दृष्टिकोण में, गणनावाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता, गणनावाचक दृष्टिकोण से उपयोगिता को निम्न दो प्रकार से मापा जा सकता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उनको भी हम लोगों को देखना है, क्योंकि हमें MCQ की तैयारी अच्छे से करनी है। तो पहला जो है, अगर हम लोग पहले की बात करते हैं, मुद्रा के रूप में माप, पहला है मुद्रा के रूप में माप, और दूसरा है हम लोगों का इकाइयों के रूप में माप, इकाइयों के रूप में माप। अगर बात आती है कि इकाइयों के रूप में माप का प्रतिपादन किसने किया है, तो इकाइयों के रूप का जो है, इन्होंने जो किसने कहा है, तो प्रोफेसर फिशर ने। किसने कहा? ये दृष्टिकोण किसने दिया है? तो ये प्रोफेसर फिशर ने दिया है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, प्रोफेसर फिशर ने। तो इन्होंने उपयोगिता के लिए इकाइयों का आधार माना है, और इन्होंने मुद्रा के रूप में मापा है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, देखो क्लास तो बड़ी होगी, ये बात तो निश्चित है, ठीक है, लेकिन पॉइंट पूरे क्लियर होंगे, ये बात भी निश्चित है। बात आती है, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक उपभोक्ता के लिए, अगर हम लोग मुद्रा की बात करते हैं कि एक
एक उपभोक्ता के लिए, एक उपभोक्ता के लिए, एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता, एक रोटी, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए 1 रुपये, 1 रुपये देता है, 1 रुपये देता है। तो उसके लिए, तो उसके लिए रोटी, रोटी की उपयोगिता, रोटी की उपयोगिता, रोटी की उपयोगिता 1 रुपये, 1 रुपये के बराबर होगी, 1 रुपये के बराबर होगी। तो ये बात यहाँ पर आती है। तो देखो इसको समझो, जैसे एक उपभोक्ता है, ये एक उपभोक्ता है, ठीक है, ये एक उपभोक्ता है। अब इसने जो है 1 रुपये में, 1 रुपये में, 1 रुपये में 1 रोटी खरीदी है, 1 रुपये में 1 रोटी खरीदी है। तो यहाँ पर जो 1 रुपये है उसने खर्च किया है कितने के लिए? 1 रोटी के लिए। तो 1 रोटी जब वो यूज करेगा तो 1 रोटी की उपयोगिता, 1 रोटी की उपयोगिता, 1 रोटी की उपयोगिता कितने के बराबर होगी? तो 1 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ पर उसे जो उपयोगिता मिलेगी वो 1 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ पर ये बात मुद्रा माप के रूप में हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो माप की है वो हमने मुद्रा के रूप में मापा है, और ये यहाँ पर जो मापे हैं फिशर साहब ने वो इकाइयों के रूप में इन्होंने इसको मापा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को, देखो अभी तो मैंने आप लोगों को एक ही सिद्धांत बताया है, गणनावाचक दृष्टिकोण के बारे में बताया है। क्रमवाचक दृष्टिकोण को अभी हम लोगों को बताना शेष है। नेक्स्ट दृष्टिकोण की अगर बात आती है तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण की, और गणनावाचक दृष्टिकोण को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप लोग दोबारा में इनको देख सकते हैं, क्योंकि इतना कोई कठिन रूल नहीं है जो मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है या फिर लगाया है। तो मुद्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गणनावाचक दृष्टिकोण के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, और इसमें इनके जिन्होंने दिया है, जिनके जो मत है, इनके आप लोगों को नाम याद रखने हैं। पेरेंटो, हिक्स और एलन साहब ने ये मत दिया है। ठीक है, अब ये मत दिया है तो इनमें क्या क्या बातें हैं, इसकी क्या क्या बातें हैं, तो इसके बारे में कुछ बातें हम लोग बता देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि पेरेंटो और हिक्स और एलन साहब अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या बातें कही हैं, तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इनको भी हम लोगों को समझना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि हिक्स, एलन और पेरेटो, ठीक है, और पेरेटो आदि उपयोगिता की माप के लिए, उपयोगिता की माप के लिए, उपयोगिता की माप के लिए मार्शल के गणनावाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। मतलब कि अगर पूछा जाता है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण की, अगर हम लोग बात करते हैं कि गणनावाचक दृष्टिकोण के कौन से ऐसे विद्वान थे जो इससे सहमत नहीं थे, तो याद रखना है कि जिन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण दिया है वही गणनावाचक दृष्टिकोण मार्शल साहब के गणनावाचक दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। ठीक है, सहमत नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा था, तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इन्होंने क्या बातें कही थी।
इसके बारे में। तो इन्होंने कहा था कि उपयोगिता मापनीय नहीं है। इन्होंने, अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने क्या बात कही थी उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या कहे थे, तो इन्होंने कहा था कि उपयोगिता मापनीय नहीं है। और अगर हम लोग गणनावाचक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो वहां पर यह कहा गया है कि उपयोगिता मापनीय है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं। अतः उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता, ठीक है, तटस्थता वक्र विश्लेषण की नई रीति निकाली है। नई रीति निकाली है। ठीक है, तो उपयोगिता मापनीय नहीं है, इन लोगों ने कहा था। अतः उन्होंने उपयोगिता विश्लेषण के स्थान पर तटस्थता वक्र विश्लेषण की बात कही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही हम लोगों को समझना है। अगर हम लोग देखो, सिंपल सी बात है कि ये जो मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, भले ही आप लोगों को टाइम टेकन लग रहा होगा कि टाइम टेकन है, लेकिन अगर एक बार एक बात समझ में आ जाती है तो फिर हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे एमसीक्यू हल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को उपयोगिता मापन के बारे में बताया कि उपयोगिता मापन की कितनी विचारधाराएं हैं। तो 2 विचारधाराएं हैं। एक है गणनावाचक दृष्टिकोण जिन्होंने मार्शल साहब का मत है, और एक है क्रमवाचक दृष्टिकोण जो पेरेंटो, हिक्स और एलन साहब का मत है। ठीक है, अब बात आती है एक और बात की कि उपयोगिता के अगर हम लोग बात करते हैं, लिखा हुआ है कि उपयोगिता के अगर हम लोग भेद की बात करते हैं तो यहाँ पर भेद के बारे में हम लोगों को समझना है कि उपयोगिता को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन सी उपयोगिता है? पहली नंबर हम लोग बात करते हैं सीमांत उपयोगिता के बारे में, और दूसरी उपयोगिता है हम लोगों की कुल उपयोगिता के बारे में, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर तभी अगर हम लोग सीमांत उपयोगिता को अगर समझ गए तभी आप लोगों को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी अभी हम लोगों को ये भी पढ़ना है, और इसके एमसीक्यू 3 एमसीक्यू पिछली बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन मतलब कि 3 नंबर के आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। आप लोग देख लीजिए कि उपयोगिता का कितना महत्वपूर्ण है, उपयोगिता को कितना महत्वपूर्ण है। एक टॉपिक मतलब कि इस टॉपिक से ही 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और अब की बार तो मैंने आप लोगों को उपयोगिता के सभी बातें बता दी हैं। उपयोगिता का A to Z आपके बारे में A to Z बता दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे, भले ही क्लास लंबी है लेकिन एक एक बात क्लियर करके जाएंगे। अब सीमांत उपयोगिता को देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ पर एक टेबल भी बनाई हुई है, तो वो भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीमांत उपयोगिता का अर्थ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग का मतलब होता है उसका कंजम्पशन करना। तो जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की अनेक इकाइयों का उपभोग करता है तो उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई तथा उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। देखो यहाँ पर 2 बातें आप लोगों को याद रखनी है। कौन सी 2 बातें हैं?
तो एक तो याद रखनी है सीमांत इकाई क्या है, जो सबसे, जैसे मान लो कि एक उपभोक्ता है और कई इकाइयों का उपयोग करता है, जो लास्ट में सबसे उसने लास्ट में जो यूज किया है, जो इकाई सबसे लास्ट में उसने यूज की है वो क्या है, उसे कहते हैं सीमांत इकाई। और उससे जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, चलो उदाहरण भी इनका देख लेते हैं कि उदाहरण में क्या लिखा हुआ है। कि उदाहरण के लिए नारंगी की एक इकाई की उपयोगिता जो है वो 40 है। एक इकाई की उपयोगिता, नारंगी जो है, नारंगी की एक इकाई बराबर 40 उपयोगिता। 40 उपयोगिता मतलब कि एक नारंगी से हमें कितनी उपयोगिता मिलती है, तो हमें 40 उपयोगिता मिलती है। दूसरी इकाई के उपभोग से उपभोक्ता को कुल 60 उपयोगिता प्राप्त होती है। मतलब कि अगर हम दूसरी नारंगी यूज करते हैं, मतलब कि एक और नारंगी, मतलब कि एक ये और एक और, मतलब एक और ये दूसरी इकाई है, तो यहाँ पर हमें कितनी इकाइयाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर कुल की बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर एक इकाई है और दूसरी इकाई, मतलब कि एक इकाई ये और एक दो, मतलब कि यहाँ पर हमने 2 इकाइयों का उपयोग किया है और दूसरी नारंगी का उपयोग किया है। अब दूसरी नारंगी से हमें कुल कितनी मिली है, तो 60 उपयोगिता मिली है। ध्यान से देखो कि पहली इकाई से 40, पहली इकाई से कितनी मिली हैं, तो पहली इकाई से मिली हैं 40, दूसरी इकाई को यूज किया है तो उससे मिली हैं 60। कुल उपयोगिता है ये क्या है, तो ये कुल उपयोगिता है। तो अगर देखा जाए तो पहली वाली से 40 मिली हैं, तो अगली वाली जो है, अगली नेक्स्ट है, उससे कितनी मिली हैं 20, तभी तो कुल मिला के कितनी हुई हैं, तभी तो कुल मिला के 60 हुई हैं। और ये 2 इकाइयाँ हुई हैं, 2 इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कितनी है, 60 है। लेकिन पहली वाली से 40 मिली हैं और दूसरी वाली से 20 मिली हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, इन दोनों में बीच में अंतर जो है वो 20 का है, और 20 जो है वो हमारी सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता यही है। ठीक है, तो ऐसी दशा में नारंगी की अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता 60 - 40, यहाँ पर लिखा हुआ है 60 - 40 बराबर 20 होगी। सीमांत उपयोगिता से मार्शल का अभिप्राय किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से है। किसी समय विशेष पर सीमांत उपयोगिता से मार्शल का जो अभिप्राय है, तो यहाँ पर विद्वान का नाम भी याद रखना है, मार्शल साहब का। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता से मार्शल का अभिप्राय किसी समय विशेष पर उपभोग की जाने वाली वस्तु से अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है, उपयोगिता से है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता के बारे में 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। वो 3 बातें क्या क्या हैं, एक मार्शल साहब को याद रखना है, एक सीमांत इकाई को याद रखना है, और एक आप लोगों को सीमांत उपयोगिता के बारे में याद रखना है। जी 3 बातें आप लोगों को जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता लिखी हुई है, मतलब यहाँ पर दोनों उपयोगिताएं हैं। कुल उपयोगिता के बारे में हम लोगों को अब डायग्राम दोबारा से नहीं देखना, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। हम लोग मान लो रोटियां खाते हैं, तो पहली रोटी हम लोगों ने खाई और पहली रोटी से हमें कितनी उपयोगिता मिली, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता लिखी हुई है 25। पहली रोटी से हमने जो रोटियां खाई हैं तो उससे हमें पहली रोटी से कितनी मिली है उपयोगिता, 25। ठीक है, अब हमने दूसरी रोटी खाई है, ये दूसरी रोटी लिखी हुई है। ये 2 रोटियां खाई हैं हमने, अगर हम 2 रोटियां खाते हैं, पहली और दूसरी, ये 2 रोटियां खाई हमने। ठीक है, दूसरी रोटी खाई है, तो दूसरी रोटी से हमें, दूसरी रोटी खाने पर हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली है, 25। मतलब कि पहली रोटी से मिली कितनी, 25, और दूसरी रोटी से हमने जो खाई हैं वो कितनी है, 45। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, एक अतिरिक्त इकाई, मतलब कि पहले एक खाई थी, अब 2 खाई हैं, तो यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाई का हमने उपयोग किया है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमें उपयोगिता बड़ी है। पहले 25 मिलती थी, पहली रोटी से 25 मिली है, दूसरी रोटी से हमें कितनी मिली है, माइनस करेंगे। तो अगर हम लोग 45 में से 25 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर निकल के आते हैं 20। तो हम लोगों को पहली जो सीमांत उपयोगिता है, तो पहले की जो है वही रहेगी, लेकिन दूसरी वाली की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी वाली की सीमांत उपयोगिता कितनी है,
तो यहाँ पर 20 निकल के आती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखो, पहली रोटी, ये एक रोटी है, तो पहली रोटी से कितनी मिली है 25, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रोटी ली है, ये एक और दूसरी रोटी है, दूसरी रोटी है, ये दूसरी रोटी है, तो इससे कितनी मिली है, तो कुल मिली है 45। अगर हम इसी को दोबारा से देखते हैं तो ये पहली रोटी है 25 मिली है, और ये दूसरी रोटी हमने खाई है, दूसरी रोटी से कितनी मिली है, तो ये मिली है 20। अब कुल उपयोगिता कितनी है, तो कुल उपयोगिता है यहाँ पर 45, और रोटियां कितनी हैं, तो यहाँ पर रोटियां हैं 2। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको बताया है। तीसरी उपयोगिता की बात करते हैं, तो तीसरी उपयोगिता जो है, तीसरी रोटी खाने पर उपयोगिता देखो कितनी है, तो तीसरी रोटी खाने पर हमें 60 उपयोगिता मिली। तो अब तीसरी रोटी तो हम लोग देख लेते हैं, तो कुल उपयोगिता कितनी है, 60 है, ठीक है। अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, 60 में से हम लोग 45 को माइनस करेंगे, तो ये कितने बचेंगे हमारे 15। तो हमें नेक्स्ट जो तीसरी रोटी खाई है उससे हमें कितनी उपयोगिता मिली है, 15। चौथी रोटी खाने पर हमें 70 मिली है, तो 60 में से हम लोग 60 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता निकल के आ जाएगी 10। फिर उसके बाद हमने पांचवी रोटी खाई है, और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब हम पूर्ण तृप्त हो जाएंगे, ठीक है, पूर्ण तृप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर पांचवी रोटी खाई है, तो यहाँ पर कितनी मिली उपयोगिता, 75। तो 75 में से अगर हम लोग 70 को माइनस करते हैं, तो इससे हमें उपयोगिता कितनी मिली है, इस पांचवी रोटी से हमें मात्र 5 उपयोगिता मिली है। पांचवी रोटी से हमें कितनी उपयोगिता मिली है, 5। छठवीं रोटी से अगर हम लोग बात करते हैं, तो छठवीं रोटी से हमें 75 माइनस 75 अगर हम लोग करते हैं, तो 75 माइनस 75 करते हैं तो हमें 0 उपयोगिता मिली। तो यहाँ पर शून्य सीमांत उपयोगिता निकल के आती है, शून्य सीमांत उपयोगिता निकल के आती है। मतलब हमें इस रोटी से कोई उपयोगिता नहीं मिली है, मतलब यहाँ पर हम पूर्ण तृप्त हो गए हैं। इस पॉइंट पर हम लोग पूर्ण तृप्त हो गए हैं जहाँ पर 0 है, ठीक है। मतलब कि अब हमें कोई रोटियों की डिमांड नहीं है, अब हमारा पेट पूर्ण तृप्त हो गया है। एक पॉइंट ऐसा भी होता है, सभी में होता है, ठीक है। और सातवीं अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो अब इसमें उल्टा होने लगेगा। अब हम लोगों को, अगर हम लोग ज़्यादा खाएंगे तो अब हम लोगों को वॉमिटिंग होने लगेगी। तो यहाँ पर 70 फिर से हैं, तो मतलब 75 अब उल्टा हो गया है। तो 75 में से अगर हम लोग, यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो 70 में से अगर हम लोग 75 को माइनस करते हैं तो अब हम लोगों की 5 माइनस में है, और यहाँ पर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता निकल के सामने देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता अगर पूछा जाता है, तो अगर हमसे एग्जाम में सीमांत उपयोगिता पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता के प्रकार, ठीक है, सीमांत उपयोगिता के प्रकार, तो यहाँ पर जो प्रकार लिखे हुए हैं तो ये 3 प्रकार होते हैं। पहला है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, और दूसरा है शून्य सीमांत उपयोगिता, और तीसरा जो है वो है हमारा ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। दूसरा जो है वो है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। तो ये 3 प्रकार अगर पूछे जाते हैं तो ये 3 प्रकार आप लोगों को याद रखने हैं, एक, दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों को समझना है, और मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बात आती है कुल उपयोगिता की। तो यहाँ पर अब हम लोगों को कुल उपयोगिता में ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को सभी बातें, एक एक बात क्लियर है कि अगर हम पहली रोटी खाते हैं, पहली रोटी से मिली मान लो 20, ठीक है, दूसरी रोटी खाई है तो हमें कुल मिली है 30। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो एक रोटी यहाँ पर हमने बढ़ाई है, पहली रोटी खाई है तो 20, दूसरी रोटी खाई है तो 30 मिली, मतलब कि पहली से ज़्यादा मिली, दूसरी से कम मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। जब हम लोग, देखो ध्यान से, जब हम लोग कोई, जैसे मान लो भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, जब हम पहली रोटी खाते हैं या पहला कोई चीज़ खाते हैं, पहली जो पहला बिंदु, जो पहली इकाई है, वो हमें ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करती है। ध्यान से देखा होगा आपने, जब भूख लगी होती है तब हम लोग जब खाना खाते हैं तो पहली रोटी में जो आनंद आता है वो लास्ट की रोटी में आनंद नहीं आता है। जब पांचवी, जब पेट भरा होता है तब धीरे धीरे करके हमें उपयोगिता उसकी कम महसूस होने लगती है।
जो पहली रोटी की ज़्यादा उपयोगिता थी, क्योंकि उस टाइम हमें भूख लगी थी। जैसे मान लो हम लोग प्यास लगती है, तो प्यास लगती है तो हम लोग जब पहला ग्लास पीते हैं या पहला घूंट पीते हैं पानी का, तब ज़्यादा आनंद आता है। तो ये आनंद की अनुभूति जो है, या फिर संतुष्टि का जो संतुष्टि बिंदु है, वो हम लोगों को उपयोगिता को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, ये मैं अपनी आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अगर आ रही हैं तो आप लोग कमेंट में यस या फिर हाँ सर समझ में आ रही हैं, इस प्रकार से कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कुल उपयोगिता के बारे में, तो अब हम लोगों को ज़्यादा नहीं रह जाता है कि जब कभी हम किसी वस्तु की एक इकाई से अधिक इकाइयों का उपयोग करते हैं, तब प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का सीमांत उपयोगिता का योग जो है वो कुल उपयोगिता होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखो, ये 25 है और पहली रोटी से हम लोगों ने पहली रोटी खाई तो हमें 25 सीमांत उपयोगिता मिली। दूसरी रोटी खाई हमने तो दूसरी रोटी से खाई से हमने 20 मिली। तो अगर हम दोनों रोटियों को जोड़ देते हैं तो 20 और 25, पहली से 25 है, अगर 20 और 25 को जोड़ देते हैं तो 45, और 45 हम लोगों को मतलब दो रोटियों से हमने जो खाई है वो हमारी कुल उपयोगिता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कुल उपयोगिता के बारे में समझ गए। अब आती है जो मेन बात है, वो है आप लोगों की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये बिंदु आप लोगों को समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और मैं भी वो भी बताऊंगा कि आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है सबसे पहले आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि 19वीं सदी, अगर हम लोग इसको हटा दीजिए, 19वीं शताब्दी के प्रमुख अर्थशास्त्री गॉसेन ने इस विचार का प्रयोग पहली बार किया था। इसीलिए इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। बाद में इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने की थी। तो ये बिंदु जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि हमें इनका क्या करना है। सबसे पहले 19वीं सदी याद रखनी है। प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने ये विद्वान जो पहली बार इसका प्रयोग किया था, तो वो हैं अर्थशास्त्री गॉसेन। ठीक है, और इन्होंने ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है गॉसेन का प्रथम नियम। गॉसेन का प्रथम नियम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और फिर बाद में इसे वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी है, तो प्रोफेसर मार्शल साहब का भी नाम याद रखना है कि वैज्ञानिक व्याख्या किसने की है, प्रोफेसर मार्शल साहब ने। ठीक है, अब बात आती है कि सीमांत उपयोगिता जो है कि इसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। सीमांत उपयोगिता की मान्यताएं क्या क्या हैं। अब मान्यताओं से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ह्रास लिखा हुआ है, आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कि जब हम कोई वस्तु को उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी उपयोगिता नष्ट होती है। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल यूज करते हैं, तो मोटरसाइकिल अगर हमने आज मोटरसाइकिल 50,000 की ली है, तो वो धीरे धीरे करके उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी क्या होगा, कमी आएगी। और कमी आएगी या फिर वो जो है उसका अप्रचलन होगा, कोई नई मोटरसाइकिल आ गई होगी, नई ट्रेंडिंग में आ गई होगी, तो हो सकता है इसके रेट फिर कम हो जाए। तो ये कई कारण होते हैं जब उसकी उपयोगिता नष्ट होती है, मतलब धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही जो है ह्रास वर्ड में लिखा हुआ है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ध्यान से देखो कि पहली रोटी जब हम लोगों ने खाई है तो हमें 25 सीमांत उपयोगिता मिली। कितनी मिली है, 25 सीमांत उपयोगिता मिली है। लेकिन तब दूसरी रोटी खाई है तो हमें 20 मिली है। तो मतलब हमारे पास कितने की कमी हुई है, यहाँ पर 5 की कमी हुई है। फिर अगली रोटी खाई हमने तो हमें 15 की मिली है, मतलब कि 20 से पहले अब 15 हो गई, तो हमारे फिर यहाँ पर 5 माइनस हुए हम। फिर उसके बाद अगली रोटी खाई है तो हमारे अब 10 हो गए, तो अब फिर से हमारे 5 मतलब कि कम हो गए, तो फिर से अब के लिए 5 कम हो गए। तो मतलब धीरे धीरे करके इसमें देखो कमी आती है, धीरे धीरे करके कमी आती है, और कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो बस यही नियम है।
जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर हम कोई चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ का प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसमें जो कमी आती है तो उसी को हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कह सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं कि उपभोक्ता ज्यों-ज्यों उपभोक्ता ज्यों-ज्यों वस्तुओं का उपभोग करता है, ज्यों-ज्यों उपभोग करता है, त्यों-त्यों उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है और एक बिंदु के बाद तो कुल उपयोगिता में भी कमी आने लगती है। तो ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही ऊपर बताई है कि अगर हम कोई भी यूज करेंगे, कोई भी ऐसी चीज़ है अगर हम उसका उपयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके उसमें कमी आएगी। जैसे अगर हम जो चीज़ खाते हैं और लगातार अगर हम वही चीज़ खाते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम लोगों के यहाँ पर कोई भी चीज़ बनती है और लगातार दिन प्रतिदिन वही चीज़ अगर बनती रहे तो हम लोगों को हो सकता है कि वो एक दिन ऐसी चीज़ मतलब वो हमें पसंद ना आए, ऐसा होता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, विवाद मतलब कि आलोचना में मत जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट जो लिखे हुए हैं अब इनमें ज़्यादा खास नहीं है कि अगर हम सीमांत उपयोगिता की मान्यताओं की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, मान्यताओं के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको फिर हम लोगों को इसी प्रकार से देखना है। तो लिखा हुआ है पहला कि इकाइयों की गुण व स्वरूप में समरूप होना चाहिए। अगर देखो सीमांत उपयोगिता अगर ह्रास नियम लगना है तो ये बातें जो है ये होनी चाहिए। पहली बात कि इकाई के गुण और रूप में समरूप होना चाहिए, मतलब कि इकाई सम बराबर होनी चाहिए। दूसरी मान्यता है कि वस्तु की इकाइयों का उपयुक्त होना चाहिए, ये नहीं है कि वस्तुएं अनुपयुक्त हों, उपयुक्त होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो लिखी हुई है कि वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। और चौथी जो मान्यता लिखी हुई है कि उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कि उपयोगिता ह्रास नियम केवल सुखमय आर्थिक दशाओं में ही लागू होता है। और लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अभी लास्ट एक और है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो। और लास्ट लिखा हुआ है कि उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि और स्वभाव में यथा स्थिर रहे। ये मान्यताएं हैं। अब इनको हम लोग अगर समझने में अगर हम लोग चलेंगे तो अभी मैं आधा घंटा इसी में ले लूँगा। ठीक है, तो वो मुझे अभी करना नहीं है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि अगर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लगाना है तो ये मान्यताएं होनी चाहिए। पहली बात कि इकाई जो है मतलब कि वस्तु को जो हम उपयोग करते हैं उसके गुण में और स्वरूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक इकाई ये है तो दूसरी इकाई ये है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयों का उपयुक्त होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि हम लोग कोई चीज़ यूज करते थे आज के समय में,
आज के समय में यूज करते हैं और आने वाले समय में वो चीज़ हमारे लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, तो उसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर हिरास नियम जो है, आप कहेंगे कि हिरास नियम लग गया, तो यहाँ पर हिरास नहीं लगेगा। ठीक है। वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, बस उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि उपयोगिता ह्रास नियम केवल सुखमय आर्थिक दशाओं में ही लागू होता है, सुखमय आर्थिक दशाओं में ही लागू होता है। और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उपभोक्ता की आय, फैशन और रुचि व स्वभाव का यथा स्थिर रहना चाहिए। मतलब कि यथा स्थिर रहना चाहिए कि मतलब फैशन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आय में अगर होगा, मान लो किसी की आय 10,000 है और अब उसकी आय हो गई है 5,000, तो सिंपल सी बात है कि वो वस्तुओं को उपयोग कम करेगा। अब कम करेगा तो आप कहेंगे कि हिरास नियम लग गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये बातें जो हैं इनको याद रखना है। अब बात आती है इनके मल्टीपल चॉइस की। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं समय बहुत कम खराब करता हूँ, मैं कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बहुत फालतू बातों पर कम ध्यान देता हूँ। बात लिखी हुई है यहाँ पर कि तो अगर हम लोग बात करते हैं और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि उपयोगिता है, उपयोगिता जो है वो पूछा गया है कि उपयोगिता है कैसी है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्तिगत धारणा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक नैतिक धारणा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक दुष्ट, एक जो लिखा हुआ है वस्तुगत लिखा हुआ है, सॉरी ये वस्तुगत लिखा हुआ है, वस्तुगत धारणा है, और नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक तटस्थ धारणा है। तो आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर अगर हम ऑप्शन को लिख देते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एक वस्तुगत धारणा, एक वस्तुगत धारणा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि उपयोगिता जो है वो है कैसी है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम लोग सही आंसर की बात करते हैं तो उपयोगिता जो है वो एक वस्तुगत धारणा है। कैसी धारणा है? तो एक वस्तुगत धारणा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपयोगिता जो है वो एक वस्तुगत धारणा है, वस्तुगत धारणा। ठीक है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है कि सीमांत विश्लेषण सीमांत परिवर्तनों के बीच संबंधों का विश्लेषण है। तो ये बात यहाँ पर पूछी गई है कि सामाजिक परिवर्तन है, औद्योगिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन होता है, तभी मतलब कि पूछा गया है कि सीमांत विश्लेषण, अगर हम लोग सीमांत जो है, हम लोगों ने सीमांत उपयोगिता को पढ़ा है, अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो सीमांत परिवर्तनों के बीच संबंधों का जो विश्लेषण पूछा है, कैसा विश्लेषण है ये, सामाजिक परिवर्तन है ये, औद्योगिक परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है, या फिर ए, बी और सी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि सीमांत विश्लेषण, अगर हमारा सीमांत परिवर्तन की बात आती है, सीमांत परिवर्तन की बात आती है, तो वो आर्थिक परिवर्तन की बात आती है। वो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है। कहाँ पर? देखो यहाँ पर, ये देखो, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय। तो यहाँ पर आय की बात करते हैं तो यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन की बात यहाँ पर आती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सीमांत विश्लेषण, सीमांत परिवर्तनों के बीच जो संबंधों का विश्लेषण है वो एक आर्थिक परिवर्तन है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो दूसरे के बाद हम लोगों का होना चाहिए था तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर होना चाहिए था। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न में से किस दशा में सत्य नहीं होता है। बताइए, सत्य नहीं होता है। ये मान्यताओं से क्वेश्चन पूछा गया है। मान्यताओं मतलब कि यहाँ पर
तो वहाँ पर नहीं लगेगा। ये पूछा गया है कि सत्य नहीं है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्न दशा में सत्य नहीं है। सजातीय इकाई हो मतलब कि एक जैसी इकाई हो, तो वो तो मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, तो वो तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, ठीक है। ये तो होना चाहिए, मतलब कि ये बात तो सत्य है। सत्य नहीं है पूछा है, हमसे असत्य पूछा है, ये मानिए, तो ये तो बात सत्य है क्योंकि पढ़ा है। लगातार उपभोग मतलब निरंतर उपभोग, ये निरंतर वाला, ये बात सही है, ठीक है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने निरंतर उपयोग। आय में परिवर्तन अभी मैंने आप लोगों को बताया है, ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल। दुर्लभ संग्रह, दुर्लभ संग्रह जो है वो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में नहीं आता है, और क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने बताया है कि इकाइयों के गुण स्वरूप में समरूप हो, सजातीय हो, वस्तु की इकाई का उपयोग जो है, वस्तु का निरंतर उपयोग हो, देखो निरंतर उपयोग हो, और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट लिखा था आय में, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं या फिर जो बातें बताई हैं वो अलग हैं। ये देखिए एक एक बात आप लोगों को मिल रही है, ये भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में भले ही ना मिली हो, लेकिन कोई नहीं, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन MCQ से भी, मतलब कुछ बातें हमें MCQ से भी सीखनी है। बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि घटते हुए सीमांत उपयोगिता, घटते हुए सीमांत उपयोगिता मतलब कि यहाँ पर घटते हुए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित मांग का नियम दिया गया है। मांग का नियम जो है, अगर पूछा जाता है कि सीमांत, एक बात और याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ह्रास नियम जो है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो मांग के नियम का आधार है। किसका आधार है? तो याद रखिए मांग के नियम का आधार है, ठीक है। और इस बात को याद रखिएगा, सॉरी ये बात जो है इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं कि, ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक बात पढ़ते हैं जो लिखी हुई है कि ह्रास नियम जो है वो ह्रास नियम समसीमांत उपयोगिता नियम का आधार है, ठीक है। तो ह्रास नियम जो है, ह्रास नियम सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है, तो यहाँ पर बताना है कि घटते हुए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित मांग का नियम जो है वो किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, ये बात आप लोगों को बतानी है। तो इसका सही आंसर जो है वो बताना है आप लोगों को। ये बात किसने कही थी? मार्शल साहब ने कही थी, D.H. वाटसन साहब ने, या फिर हिक्स ने, या फिर रॉबिन्सन ने। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर देखो मैंने कहा था कि इस नियम के वैज्ञानिक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या जो है प्रोफेसर मार्शल ने की थी। तो यही बात पूछी गई है। तो यहाँ पर याद रखिए कि मांग की बात कहे चाहे तो मार्शल साहब को यहाँ पर हम लोगों को सही आंसर लगाना है। ये बात किसने कही थी? मार्शल ने, ठीक है। घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? तो गॉसेन ने। इस बात को भी याद रखिए। और घटते हुए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित मांग का नियम किसने दिया था? तो ये बात मार्शल साहब की है, ठीक है, जो वैज्ञानिक की बात कही थी, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है 5वें नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ह्रासमान प्रतिफल के नियम का जो सार है पूछा गया है। बेलोचदार उत्पादन, नकारात्मक सीमांत उपयोगिता, कुल उत्पादन में गिरावट, या फिर औसत उत्पादन में गिरावट। यहाँ पर ह्रास का मतलब होता है कमी, ठीक है। और किसमें कमी? तो सीमांत उपयोगिता
सीमांत उपयोगिता में कमी। ठीक है, तो ह्रासमान प्रतिफल के नियम का सार जो है वो पूछा है, तो वो सार क्या है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ह्रासमान जो है मतलब कि कमी, माइनस की बात करते हैं, और माइनस में हम लोगों को तो नकारात्मक की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बी पॉइंट में, और इसका सही आंसर जो है वो बी पॉइंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 6वें नंबर में लिखा हुआ है कि ह्रासमान प्रतिफल नियम है, ह्रासमान प्रतिफल नियम है अल्प अवधि का होता है, दीर्घ अवधि का होता है, धर्मनिरपेक्ष अवधि का होता है, या फिर दोनों, अल्प और दीर्घ दोनों होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अल्प अवधि। क्या हो जाएगा, अल्प अवधि की बात हम लोग करते हैं क्योंकि ये अल्प अवधि का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 नंबर में, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है कि जब सीमांत लागत घटती है, जब सीमांत लागत घटती है तो कुल उत्पादन घटेगा, कुल उत्पादन घटेगा। जब सीमांत उत्पादन गिरता है, जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो उपयोगिता अधिकतम होती है, उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर होते हैं, या फिर जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तो यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में यह मान लिया जाता है, तो कौन सा मान जो है वो लिया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्पत्ति के कुछ साधन हमारे जो हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो यहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को जो आधार या नियम के यह मान में लिया जाता है, तो ए सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अपवादों में शामिल है, अपवादों में शामिल है पढ़ना, मुद्रा, ज्ञान प्राप्त करना, या फिर ये सभी। तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के जो अपवादों में अगर हम लोग शामिल हैं तो यहाँ पर पढ़ने में ही शामिल है, मुद्रा भी और ज्ञान प्राप्त करना भी। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन जो लिखे हुए हैं ये तीनों के तीनों सही हैं। तो भले ही मैंने आप लोगों को अपवाद नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन अगर आप लोग कहते हैं, कमेंट में करते हैं, तो मैं अपवाद भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9वें नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम का संबंध है, परिवर्तनशील अनुपात के जो नियम का जो है संबंध है वो अल्पकाल एवं दीर्घकाल से है, दीर्घकाल से है, अल्पकाल से है, ना तो अल्पकाल और ना ही दीर्घकाल से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर है कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था अल्पकालीन, तो इसका सही आंसर क्या भी हो जाएगा, इसका भी आंसर अल्पकाल ही होगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम हमें उस स्थिति के बारे में बताता है जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि केवल स्थिर साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, स्थिर और परिवर्तनशील दोनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है, केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाकर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन जो हैं वो परिवर्तनशील साधनों के क्वेश्चन थे, भले ही अनुपात के नहीं थे, वो भी मैं आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के क्वेश्चन थे वो ऊपर के थे, और ये जो साधन के हैं, उत्पादन की मात्रा के हैं और कुछ परिवर्तनशील अनुपात के हैं, इनको भी मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अगर आप लोगों को पसंद आता है तो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है, हम लोगों का बात आती है तो यहाँ पर स्थिर और परिवर्तनशील दोनों की मात्रा को बढ़ाकर की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है
उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को, भले ही बड़ी क्लास है लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, उपयोगिता के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, ठीक है। उपयोगिता की विशेषताओं के बारे में बताया, उपयोगिता का मापन कितने प्रकार से होता है वो मैंने बताया। उसके बाद उपयोगिता के भेद बताए मैंने आप लोगों को, सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया, मतलब चित्र भी आप लोगों को बनाया, मतलब कि सारणी के रूप में आप लोगों को व्याख्या की, कुल उपयोगिता के बारे में बताया, और 10 हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। मेन टॉपिक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में बताया, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और उनके एमसीक्यू जो आए हैं उनकी मैंने चर्चा की, और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जाम दें और अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।